अगले तकरीबन 1 घंटे तक आपका और मेरा साथ रहेगा और हम बहुत ही अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। आज के हल्के में हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा साइबर क्राइम और साइबर क्राइम क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है और उसके केसेस जो बढ़ रहे हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनकी नज़र में ये बातें आई होंगी या जिनके दोस्त या वो खुद इस किस्म के स्कैम से गुजर चुके होंगे। गुजरने का मतलब ये नहीं कि उसका शिकार हुए होंगे, बल्कि उन्होंने देखा होगा कि लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने उनको फंसाने की, उलझाने की कोशिश की होगी। तो इन तमाम उमूर पे हम कैसे बच सकते हैं और ये साइबर क्राइम होता क्या है, इस पर हमारी बातचीत होगी। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज जो वज़ारत दाखिला के ऑफिसर हमारे साथ जिनको होना था साइबर क्राइम से, वो नहीं आ सके किसी सरकारी मजबूरी की वजह से। तो हमारा जो टॉपिक है वो स्टिल वही रहेगा साइबर क्राइम पे, और इसके बारे में ज़रा मैं आपको अपनी ज़बान में बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये बात है कि कतरी कानून में साइबर क्राइम है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। तो कतर का जो 2014 का लॉ नंबर 14 है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन लॉ के नाम से इसको जाना जाता है, उसके मुताबिक कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आप आईटी का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी इंफो सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और गैर कानूनी तरीके से आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस गैर कानूनी तरीके का मतलब ये है कि जिन जिन उमूर की भी इजाज़त कानून नहीं देता है आम हालात में, उनमें से किसी का भी अगर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरीके से, तो ये गैर कानूनी समझा जाएगा और उसकी आगे चलकर वजाहत भी की जाएगी। तो फिलहाल ये याद रखिए कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन लॉ जो है, लॉ नंबर 14 है 2014 का, उसके मुताबिक कोई भी अनलॉफुल यूज जो हो किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक का या इंफॉर्मेशन सिस्टम का या इंटरनेट का, तो वो इस लॉ के प्रोविजंस का, उसकी शिकों का वायलेशन होगा, उसके खिलाफ वर्जी होगी। अभी इस सूरत में कि अगर कोई इस तरह की कोई सूरत हाल सामने आती है आपके, तो आप किस इदारे से राब्ता कर सकते हैं। तो ये राब्ता करने के लिए जो इदारा होगा आपके वज़ारत दाखिला का, वो है इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बैटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि वो इदारा जो कि इनके इंसदाद के लिए, इनके खात्मे के लिए काम करता है, इनकी रोकथाम के लिए, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए काम करता है। और ये इदारा 2018 में ये वजूद में आया था। इससे पहले ये एक सेक्शन हुआ करता था जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसके अंडर, लेकिन बाद में जब देखा गया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जराइम हो रहे हैं, तो फिर 2018 में ये फैसला किया गया कि ये बाकायदा एक पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया जाए और इसके ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा बड़े स्केल पे हो और ज़्यादा लोग बराह रास्त इससे फ़ायदा उठा सकें। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, ये इदारा किस तरह से आपके काम आ सकता है, या इस इदारे के कामकाज क्या हैं, इसकी सर्विसेज क्या हैं। तो बेसिकली ये जो इदारा है साइबर क्राइम का, ये तमाम जो जिनको हम कहते हैं कानून की ज़बान में इन्फ्रेंसेस, यानी कि ऐसी तमाम चीज़ें कि जो दलील बन सकती हों, उनको जमा करता है। तमाम किसी भी मामले के सामने आने के बाद उसके मुजरिमों तक पहुंचने के लिए जदीद तरीन आलात का और जदीद तरीन वसाइल का और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करते हुए असल मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश करता है ये इदारा। ये इसका काम है और ये इंटरनेट के ज़रिए से होता है, क्योंकि इस इदारे का काम ही यही है कि जो ऑनलाइन जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको आपको नुकसान कौन पहुंचाना चाहता था, उनके ज़रिए से असल मुजरिम कौन है, क्योंकि जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी असल शनाख्त को हमेशा छुपा के रखते हैं। तो असल कौन है, कहाँ हैं, किस मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं, तो ये तमाम चीज़ें मालूम करता है ये इदारा। और जाहिर है कि इसके पास जदीद तरीन जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मौजूद हैं और माहिरीन मौजूद हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं।
अब साइबर क्राइम के जो टाइप्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मतलब कितनी तरह के जराइम हो सकते हैं जिनको हम कहें कि साइबर क्राइम है. इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन 5 बुनियादी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं. एक तो जिसको हम हैकिंग कहते हैं, एक फ्रॉड जो कि ऑनलाइन किसी भी तरीके का फ्रॉड आपके साथ किया जाए. नंबर 3 पे थ्रेट और ब्लैकमेलिंग, आपको धमकी दी जा रही है किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए या किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ईमो हो, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग हो, ईमेल हो, सोशल मीडिया का कोई पेज हो, अकाउंट हो, कुछ भी हो. उसके अलावा ये है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का जो जिनसी इस्तेहसाल है. और एक 5वां बड़ा अहम है हम सब के लिए, और वो है स्प्रेडिंग रूमर्स. और ये आप समझ गए कि कितनी आम सी बात है. हम हमेशा कहते हैं, और इस प्रोग्राम में खास तौर पर आपने बहुत सुना होगा कि रूमर्स ना फैलाएं, और कोई भी बात आपके पास आती है तो वो अफवाह है या नहीं है, इसकी तहकीकात किए बगैर, इसको जाने परखे बगैर उसको आगे ना बढ़ाएं. चाहे वो व्हाट्सएप पे आपके पास आए, चाहे फेसबुक पे आप उसको देखें. बहुत सारे ऐसे पेजेस और ऐसे लोग हैं, ऐसे गिरोह हैं जिनका काम यही है कि बस वो सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी फैला देते हैं. तो हमारा काम यह है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की चीज आती है तो हम पहले उसकी तहकीक करें कि वाकईतन ये सही है कि नहीं है, और उसके बाद फिर अगर सही है तो उसको आगे बढ़ाएं, वरना उसको अपने तक ही रोक लें. कि जो सजा है कतर के कानून के मुताबिक, जो कि कानून है 2014 का, कानून नंबर 14, जिसका मैंने शुरू में भी तज़किरा किया कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन लॉ, तो इसके मुताबिक जो सजाएं दी जाती हैं, जाहिर है कि जुर्म के हिसाब से सजा होती है, लेकिन ये सजाएं 6 महीने से लेकर के 5 साल तक हो सकती है कैद की सजा, और जुर्माना 10,000 रियाल से लेकर के 5 लाख रियाल तक हो सकता है. डिपेंड करता है कि किस किस्म का जुर्म था और वो कितना सीरियस था और उससे कितना नुकसान हो सकता था या नुकसान किया गया है. अगर आप ये पूरा जो कानून है, जो लॉ नंबर 14 ऑफ 2014 है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन लॉ, अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरा जानना चाहते हैं, तो ये अरबी और अंग्रेजी दोनों जबानों में मौजूद है. और ये आप देख सकते हैं www.almizan.qa, almizan ALMEEZAN, almizan.qa. इस वेबसाइट पे आप जाकर के तमाम जो कवानीन हैं कतर के, मुख्तलिफ वजारतों के, मुख्तलिफ इदारों के, वो तमाम के तमाम कवानीन आपको यहाँ डिटेल में मिल सकते हैं. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पुलिस और अवाम. मेरा नाम है उबैद ताहिर. ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर मंडे को रात 8 बजे से लाइव, और वजारत दाखिला के एक या कभी एक से ज्यादा अफसरान भी मेरे साथ मौजूद होते हैं. आज हम साइबर क्राइम पे बात कर रहे हैं, और अब एक बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी सी बात है, और वो ये है कि हम लोग रास्ते में कहीं पर कुछ अनहोनी देखते हैं, कोई ट्रैफिक के एक्सीडेंट है या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी, तो बहुत सारे लोग, उनकी आदत होती है फौरन तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं या उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं. और ये अमल कानूनी एतबार से गलत है, और जो शख्स भी वीडियो बनाता है या तस्वीरें लेता है इस सूरत में, तो चूंकि वो दूसरे की जो प्राइवेसी है उसको वायलेट कर रहा है, लिहाजा कानून इसको जुर्म समझता है. और 2017 में जो कतर में जो सजाओं का जो कानून है उसमें तब्दीली की गई थी, और मतलब सजाओं का कानून जिसको हम पेनल कोड कहते हैं, यानी स्टेट ऑफ कतर का जो पेनल कोड है, उसका एक आर्टिकल है 333, उसमें तरमीम की गई, उसमें अमेंडमेंट किया गया, और उसमें ये तरमीम करके फिर कैमरे से या मोबाइल से किसी भी तरीके से जो चाहे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कोई उसकी तस्वीर बनाए या उसका वीडियो बनाए, या कोई भी ऐसी तस्वीर या ऐसा वीडियो जिससे कि दूसरे की प्राइवेसी वायलेट होती हो, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में आप मुखिल हो रहे हैं, कोई सी भी चीज़ हो सकती है, वो ये आप जहन में रखें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि अब सड़क पे एक्सीडेंट हो तो ही, कोई फैमिली बैठी है, आपने उनका फोटो ले लिया, या आपने ऐसा फोटो लिया कि जिसमें वो फैमिली भी आ रही है, और अगर उन्होंने क्लेम कर दिया तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. लिहाजा फोटो लेते हुए भी ये ध्यान रखें
کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں, دوسرے لوگ ہیں, اسپیشلی اگر بچے اور خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی پرائیویسی آپ وائلیٹ کر رہے ہیں, اور اگر انہوں نے کلیم کر دیا تو آپ مشکل میں آ سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے, اور یہ قانون کے مطابق ہوگا. 2017 کی جو امینڈمنٹ ہے پینل کوڈ میں, اس کے آرٹیکل نمبر 333 میں, اس کے مطابق سزا زیادہ سے زیادہ 2 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. یعنی کہ 1 دن سے لے کر کے 2 سال تک جو بھی قاضی جج جو بھی فیصلہ کرے, اور جرمانہ 100 ریال سے لے کر کے 10,000 ریال تک ہو سکتا ہے, جو بھی جس قسم کی وائلیشن ہے اس کے حساب سے. تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی سائبر کرائم کو ہم روک کیسے سکتے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو ہم کیسے کمبیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اویئرنیس ہو, ہمیں پتا ہو کہ سائبر کرائم کیا ہے, اور ہمیں پتا ہو کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, یا کوئی کوشش کرتا ہے ہمیں دھوکہ دینے کی, نقصان پہنچانے کی, تو ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں یہ ہے کہ فٹافٹ ہمیں اس کی اطلاع دینی ہے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کو, تاکہ فوراً وہ اس مجرم تک پہنچ سکے اس سے پہلے کہ وہ جو اس کے نشانات ہیں, جو اس کے ثبوت ہیں, اس کو مٹائے. کیونکہ جو آپ کے ساتھ غلط کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے پیچھے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا, تو وہ سب کچھ ڈیلیٹ کرے گا وہ. اور یہ چونکہ آن لائن ہوتا ہے سارا کچھ, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے آپ متعلقہ ادارے کو, سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کو آپ بتائیں, تاکہ وہ اس مجرم تک یا اس گروہ تک, کیونکہ ایک سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں, ان تک آپ کے ذریعے سے وہ پہنچ سکے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ بلیک میل اگر کوئی کرتا ہے. اب بلیک میل کیا ہوتا ہے؟ بلیک میل جو آن لائن کیا جاتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط حرکت سرزد ہوئی, پہلے آپ کو پھنسایا جاتا ہے, ٹریپ کیا جاتا ہے, اور یہ مختلف سوشل میڈیا سائٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایسا کیا جاتا ہے, چاہے وہ اسنیپ چیٹ ہو, چاہے وہ ٹویٹر ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, چاہے وہ کوئی اور سائٹ ہو, جو بھی جتنے بھی جو سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس ہیں, کہیں سے بھی آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی, ایمو کے ذریعے سے بھی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ عام طور پہ جو بلیک میل کے جو واقعات یہاں پر یا پوری دنیا میں جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ کچھ نیوڈیٹی اس میں دکھائی جاتی ہے, اور جو شخص بات کر رہا ہے یا جو شخص ٹیکسٹ میسیجنگ کر رہا ہے, ظاہر اس میں میسیجنگ ہوتی ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ جو سامنے جو مجھ سے بات کر رہا ہے یہ ریئل پرسن ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کیونکہ وہ کچھ نیوڈ پکس بھیجے گا یا بھیجے گی, یا کچھ ویڈیوز اس طرح کے بھیجے گا یا بھیجے گی. تو سامنے والے کے حساب سے ہوتا ہے, مرد بھی پھنس سکتا ہے, عورت بھی پھنس سکتی ہے, لڑکی بھی, لڑکے بھی. اب وہ جب یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی جو مجھ سے بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے یہ ریئل ہے, تو وہ جب اپنی اس طرح کی تصویریں بھیجتا ہے یا بھیجتی ہے, جو کہ ٹوٹلی فیک ہوتا ہے, جو کہ گروہ ہوتے ہیں, بہت بڑے مطلب اسکیم کرنے والے گروہ ہوتے ہیں, لوگوں کو پھنسانے والے, اور وہ جب یہ چیزیں بھیجتے ہیں تو سامنے والے سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ بھی مجھے اپنا کوئی باڈی پارٹ دکھاؤ یا کچھ اس ٹائپ کی باتیں. اب آپ نے جہاں بھیج دیں تو وہ ساری چیزیں اس کے بعد ریکارڈ ہو گئیں, اور وہ اس کا پورا ویڈیو بنا کر کے فوراً آپ کو بھیجے گا کہ اب یہ ویڈیو میرے پاس ہے, اور یہ تمہارے یہ جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں وہ سارے اس کے پاس کاپی ہو جاتے ہیں, وہ لوگ کاپی کر لیتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے سے. اگر تم نے مجھے اتنے پیسے نہیں بھیجے تو میں یہ تمہارے کانٹیکٹس کو یہ تمہارا جو ویڈیو ہے یا تمہاری جو تصویریں میں بھیج دوں گا یا بھیج دوں گی. آدمی پھنس جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ اب تو میری زندگی گئی, میں تو بدنام ہو گیا یا میں تو بدنام ہو گئی, اور وہ پھر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ اگر آپ نے پیسے دے دیے تو پھر زندگی بھر دیتے رہیں گے, زندگی بھر وہ آپ کو بلیک میل کرتا رہے گا یا کرتی رہے گی. اور یہ موسٹلی یہ گروپ ہوتے ہیں, کوئی ایک شخص نہیں کرتا ہے, یہ اسکیمرز ہوتے ہیں. اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ بلیک میلنگ جو ہے وہ قطر کے قانون کے اسی قانون کے مطابق, سائبر کرائمز پریونشن لا کے مطابق, جو کہ 2014 کا لا نمبر 14 ہے, اس کے مطابق یہ ایک بڑا جرم ہے. اور اس کا اگر خاص طور پہ میں کہوں کہ جو آرٹیکل نمبر 6 ہے اس قانون کا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے والے شخص کو
जो सजा मिलेगी वो 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है और 1 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं या दोनों में से कोई एक सजा दी जा सकती है हर उस शख्स को जो कि किसी भी ऐसे वसीले को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि आईटी को इस्तेमाल करते हुए या किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए या इंफॉर्मेशन नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए किसी को धमकी देता है या किसी को ब्लैकमेल करता है और वो उससे कहता है कि ये काम करो वरना मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा करो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो ये धमकी या ब्लैकमेलिंग जो भी है इस सूरत में ये उसको ये कानून के मुताबिक उसको ये सजा होगी। लेकिन इस सूरत में करना क्या है? इस सूरत में करना ये है कि जिस शख्स के साथ भी इस तरह का मसला कोई पेश आता है वो फौरन ही साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से राब्ता करे, जो फौरी तौर पर हो, जितने जल्दी होगा वो फौरन जितनी जल्दी आपका राब्ता होगा उतनी जल्दी उस मुजरिम तक पहुंचना आसान होगा। अब आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं, आप मित्राज 2 के जरिए से भी रिपोर्ट कर सकते हैं और आप पर्सनली इदारे में आकर के भी शिकायत कर सकते हैं। ये हर तरह की सूरत मौजूद है, लिहाजा बगैर डरे हुए, बगैर झिझके हुए इसकी इत्तला दें। जो होना था सो हो गया, मजीद ताकि आप उसमें ना फंसे, मजीद ताकि आप बर्बाद ना हो, आप फौरन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इत्तला करें और ये बात तय है कि आपकी जो शनाख्त है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो राज में रखी जाएगी और आपकी मदद की जाएगी। पुलिस और अवाम में हूँ आपके मेज़बान उबैद ताहिर। हम बात करें साइबर क्राइम्स पे और एक और जो अहम चीज़ है स्पेशली पेरेंट्स के लिए वो ये है कि बच्चों पर और ख़ास तौर पर जो टीनेजर्स हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है और उनके जो मोबाइल्स हैं, उनके जो आईपैड हैं, टैब्स हैं, उन पर चेक रखना बड़ा ज़रूरी है। और अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि आप उनके मोबाइल को, उनके आईपैड को, उनके टैब को आप कंट्रोल कर सकते हैं और करना चाहिए और बगैर निगरानी के उनके पास नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों की फ्रेंड लिस्ट में कौन लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे किस तरह की वेबसाइट्स पे जाते हैं और किस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन जो फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिस तरह बड़े धोखा खा जाते हैं, तो ये तो कच्ची उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, ये तो जल्दी धोखा खा सकते हैं। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि उन पर वालिदैन की नज़र रहे। आपका जो अपना जो आईडी है वो आप किसी और को ना दें, किसी भी गैर मुतालिक शख्स को आप बिल्कुल ना दें और ना ही उसकी कॉपी दें। किसी भी ऐसे शख्स को जिसको आप नहीं जानते हैं या जिससे मामूली वाकफियत है आपकी, अगर कुछ ही अरसे पहले वाकफियत हुई है और वो चाह रहा है कि आप उसको आपके आईडी पे वो कुछ कर ले, तो हरगिज उसको इसकी इजाज़त ना दें, ठीक है। और इसके अलावा आपके नाम पे, चूंकि कतर में हम जानते हैं कि यहाँ पे आप एक ही नाम पे कई सारे फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं, मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे मुल्कों में आप नहीं ले सकते, एक ही नंबर होगा आपका, लेकिन यहाँ पे एक ही कंपनी के आप कई नंबर रख सकते हैं अपने पास। तो वो तमाम नंबर्स आप हमेशा इसको यकीनी बनाएं कि वो आप ही के नाम पर हैं। इस तरह के भी स्कैम्स होते हैं कि वो आपको पता ही नहीं होता और आपका नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको इसका भी आपको पता होना चाहिए और इसको चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई आपके नंबर से नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, गलत फ़ायदा ना उठा ले। फिर ये है कि आप हमेशा जो आपका जो ईमेल है या सोशल मीडिया पर जो आपके जो अकाउंट्स हैं उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस ज़रूर ऑन रखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में ये होगा कि आपको एसएमएस आएगा और आपका नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड होगा और अगर कोई उसको हैक करने की कोशिश करेगा तो फौरन ही आपको उसकी इत्तला भी मिलेगी। और हमेशा जो एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स हैं अपनी ईमेल और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को महफूज रखने के, वो ज़रूर आप रखें। और उसमें यह है कि एक तो आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आप ही के पास हो और दूसरा बैकअप ईमेल आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको वापस ले सकें, अपने ईमेल को दोबारा हासिल कर सकें। और हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स होते हैं उनके लिए ईमेल ज़रूरी है, तो अगर आपका ईमेल हैक हो गया तो फिर सारा कुछ फिर चला जाएगा आपके हाथ से। इसके अलावा जब आपको कोई ईमेल आती है, ईमेल ना भी आए, आपको कोई मैसेज आता है, एसएमएस आता है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, किसी भी ज़रिए से कोई मैसेज आपको आता है और उसके अंदर कोई लिंक है और आपको नहीं पता कि कहाँ से आया है, उसको मत खोलिए आप, क्योंकि
ये जो लिंक होते हैं उससे पहले जो एक आध दो छोटी सी एक लाइन लिखी हुई होगी, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे अरबी में हो, वो ऐसी होगी कि आदमी उछल जाता है। वो कुछ उसमें कुछ ऐसा कोई लफ्ज होगा ना कि आपका दिल चाहेगा यार उसको खोल के देखो तो सही है क्या, लेकिन अगर आप खोलेंगे तो बस वो गए, वो सब कुछ जो आपके मोबाइल में सारा कॉपी कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स। तो इस तरह के जो लिंक्स हैं जिनको आप नहीं जानते कि कहाँ से आए हैं, उनको हर वक्त याद रखिए कि आप कभी भी उसको नहीं खोलेंगे। उसके अलावा जो आपका जो आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, जो भी है, तो उसमें जो सिक्योरिटी टूल्स हैं कंप्यूटर में वो अपडेटेड रखें बिल्कुल, और एंटीवायरस प्रोग्राम्स का और फायरवॉल्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। और साथ ही साथ कोई भी जो गुमनाम या मशकूक कोई भी अटैचमेंट आती है किसी भी ईमेल में, उसको हरगिज ना खोलें। अच्छा, बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों आज भी, मुझसे ज़ाती तौर पे भी ऐसे लोग मेरी नज़र से गुजरे, मिले, बात की, कि जो फ़ोन पे कोई उनसे पूछ रहा है उनकी जो पर्सनल जो डिटेल्स हैं, या ईमेल के ज़रिए से कोई मांग रहा है कि मैं फ़लाने इदारे से, फ़लानी कंपनी से, फ़लानी जगह से मैं ये ईमेल आपको की जा रही है और आपके हमें डिटेल चाहिए फ़लां काम के लिए। वो काम बड़ा कोई इम्पोर्टेंट होगा और आप जो है झांसे में आकर के उसको अपना नाम, अपने मोबाइल की मतलब ये डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, आपका ईमेल, आपका पासपोर्ट कॉपी वगैरह वगैरह सब कुछ भेज देते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर आप भेज देते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, अपना एड्रेस पूरा भेज देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, और इससे होशियार रहिए। तो वो होशियार रहेंगे तो ही हम बच सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो। अच्छा, एक चीज़ होती है जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसको फिशिंग कहते हैं। अब ये फिशिंग क्या चीज़ होती है? फिशिंग ये वो फिश नहीं है, वो समंदर में जाके जो फिशिंग करते हैं, ये वो वाली फिशिंग नहीं है, एफ से नहीं है, ये PHISHING फिशिंग। अब ये क्या चीज़ होती है? अब ये फिशिंग जो होती है साहब, ये एक तरह का फ्रॉड है, और इस फ्रॉड के ज़रिए से जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हासिल की जाती है और उसको फिर गलत इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ईमेल के ज़रिए से हो, चाहे वो किसी भी और कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए से हो। और इसमें आम तौर पर ये होता है कि कोई लिंक आपको भेजा जाता है, वो पूरी वेबसाइट हो सकती है, फेक वेबसाइट हो सकती है, कि कोई और पेज आपके पास खुलता है और उसके अंदर आपसे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो मांगी जाती है। और ये होता है, मोस्टली ये होता है कि ताकि आपकी जो बैंकिंग की जो इंफॉर्मेशन है, या ई शॉपिंग अकाउंट्स जो आपके हैं, या सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, उनको हैक करने के लिए आमतौर पर इस तरह के ये किए जाते हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले भारत में एक बड़ी मशहूर शख्सियत के साथ ऐसा हुआ कि उनको ये कहा गया कि भाई आप जो हैं वो आपको हमने प्रोफेसर रख लिया है, या हम रखना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो अच्छे खासी जो हैं एक मीडिया पर्सनालिटी हैं, जो कि अच्छा खासा उनका नाम, और ऐसी भी नहीं कि भाई पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिर है कि उनको प्रोफेसरशिप की दावत दी गई, और वो शख्सियत उसमें फंस गई, और बाद में जो है तकरीबन 1-1.5 साल तक वो उसमें सब कुछ हा के, और पता चला कि वो उनके साथ फिशिंग हो गई। तो ये हो सकता है, लिहाजा अपने जो आपके जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उनको आप सिक्योर करें, और उसके लिए ये है कि आपका जो पासवर्ड है वो इंतहाई मजबूत किस्म का होना चाहिए, और कुछ थोड़े अरसे में अगर आप उसको चेंज करते रहें तो ये भी अच्छा है, लेकिन जो चेंज करें उसको याद भी रखें, ऐसा ना हो कि आप ही भूल जाएं। तो और फिर ये है कि दूसरे किसी को ना बताएं, किसी और को बिल्कुल भी आप उसको ना बताएं। सुन रहे हैं आप पुलिस और आवाम, मैं हूं आपके मेजबान उबैद ताहिर। ये प्रोग्राम आप हर मंडे को रात 8 बजे लाइव सुनते हैं FM 107 उर्दू रेडियो कतर से, और इसमें हम कतर के कानून के मुतालिक, कतर के वजारत दाखिला के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के काम काज, उनकी सर्विसेज के बारे में आपको बताते हैं, और किस तरह से उनसे रब्ता किया जा सकता है, उनकी सर्विसेज से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये तमाम बातें होती हैं। आज हम साइबर क्राइम्स और उनसे बचने के तरीक़ों पे बात कर रहे हैं, और किस तरह से आपको फंसाया जाता है, इन तमाम उमूर पे हम बात कर रहे हैं।
اب جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ای میل کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے آپ اپنی پرسنل ڈیٹیلز آپ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے, فون پہ آپ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے, کچھ بھی نہیں بتائیں گے, چاہے وہ کہے کہ میں بینک سے بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کہے کہ میں منسٹر کے آفس سے بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کہے کہ میں منسٹری آف انٹیریئر سے بات کر رہا ہوں, ڈیفنس منسٹری سے بات کر رہا ہوں, میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں. ایون اگر کوئی آپ کو بولتا ہے دیوان امیری سے میں بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز چاہیے, تو ہرگز نہیں. آپ سمجھ جائیں کہ سارا اسکیم ہے. کوئی بھی آپ سے فون پہ, کوئی بھی سرکاری ادارہ, کوئی بھی گورنمنٹل آرگنائزیشن, انٹائٹی, کہیں بھی آپ سے فون پہ یہ ڈیٹیلز نہیں مانگے گی. کوئی بھی بینک آپ سے نہیں مانگے گا. ٹھیک ہے جی, بینک یا وزارت داخلہ آپ سے کیوں مانگے گی بھائی آپ کی ڈیٹیلز؟ ہمارا سب کچھ تو ان کے پاس ہے, سب کچھ تو وہ جانتے ہیں. بینک کو پتا ہے کہ ہمارا نام کیا ہے, نمبر کیا ہے, ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں, کہاں سے پیسے آ رہے ہیں, کہاں پیسے جا رہے ہیں, ان کو تو سب کچھ پتا ہے. تو وہ آپ سے کیوں مانگیں گے بھائی؟ اور کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے یہ کیا ہے تو اب آپ کو او ٹی پی آیا ہوگا, وہ او ٹی پی دیں. اب آپ نے اگر او ٹی پی دے دیا تو ہو گیا کام. پھر تو ہو گیا کام, کیونکہ او ٹی پی, اسی لیے یہ جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن جو ابھی ہم نے پہلے کہا کہ ضروری رکھیں ہیں آپ ہر جگہ, وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کو او ٹی پی آتا ہے اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے وہ کوئی پروسیس, کوئی بھی جو ٹرانزیکشن ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کا مطلب کوئی اور کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کارڈ کا نمبر ہے, کریڈٹ کارڈ کا, ڈیبٹ کارڈ کا نمبر, وہ کسی کے پاس پہنچ گیا ہے. تو اب آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. او ٹی پی ہمیشہ کسی اور کو نہ بتائیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور بالکل بھی خاص طور پر جو انجانے جو کالز ہوتی ہیں ان کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیگم بات کر رہی ہے, بھائی بات کر رہے ہیں, ابو بات کر رہے ہیں, بیٹا بات کر رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ کو پتہ ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا, اسکیمز کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیشہ جو یہ نمبر ہے, پاس کوڈ یہ اپنے تک ہی رکھیں, کسی اور کو نہ بتائیں. اور ٹیلی فون پر یا آن لائن یا کہیں پر بھی اپنی پرسنل ڈیٹیلز نہ دیں. اور جو آپ کا جو پاس کوڈ ہے اس کو یاد رکھیں, اس کو لکھ کر کے نہ رکھیں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا جو ان کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے یا ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے, تو پتہ چلا کہ وہ والٹ میں رکھا ہوا ہے, ساتھ میں ایک پرچی پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اس کا پاس کوڈ کیا ہے, اس کا جو سیکرٹ نمبر ہے وہ کیا ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ خدا نخواستہ والٹ گر گیا یا کسی نے چرا لیا تو پھر ہو گیا کام. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں پر پیسے دیتے ہیں تو آج کل تو خیر یہ کورونا کی وجہ سے جو کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں, ٹیکنالوجی میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب آپ کو کہیں پر جب آپ پیسے دیتے ہیں, چیک آؤٹ کرتے ہیں کہیں پر مارکیٹ میں, ریسٹورینٹ میں, تو اب آپ کو کارڈ مشین میں ڈال کر کے اور آپ کو پن نمبر نہیں ڈالنا پڑتا, بلکہ وائی فائی کے ذریعے سے وہ آپ بس یوں ہی اوپر سے اس کو پھیرتے ہیں, گھماتے ہیں, تو وہ پیسے آپ کے کٹ جاتے ہیں. تو لیکن پھر بھی کہیں پر اگر آپ کو پیسے دینے ہیں اور آپ کو اپنا جو پاس کوڈ ہے وہ انٹر کرنا ہے, یا آپ کا کارڈ ایسا ہے کہ جس میں وائی فائی کی سہولت ابھی نہیں ہے, نئے کارڈز میں ہے, تو پھر آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کا جو پن نمبر ہے کوئی اور نہ دیکھ سکے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اپنا کارڈ دے دیتے ہیں ہوٹل والوں کو, ریسٹورینٹ والا آیا اس کو دے دیا, نمبر لکھ کر کے دے دیا, جاؤ بھائی پیسے جو ہیں آپ خود ہی کاٹ لو. تو یہ بھی غلط ہے, یہ طریقہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی آپ کو, بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں, فون آیا سی آئی ڈی سے فون کر رہے ہیں جی آپ کو, وزارت داخلہ سے فون کر رہے ہیں جی آپ کو, بینک سے کر رہے ہیں, فلاں جگہ سے کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ آدمی گھبرا جاتا ہے, اس کے دل میں شک ہو جاتا ہے, یار کیا پتہ سچ ہو. تو اس صورت میں کرنا یہ ہے کہ وہ فون تو آپ بند کر دیں, اور اس کے بعد آپ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے بینک, آپ کو تو اپنا بینک پتہ ہی ہے, اپنے بینک کو کال کریں, ان سے کہیں کہ بھئی اس طرح کی کال آپ نے کی ہے کیا. اگر کی ہوگی تو آپ کو کہیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ ایم او آئی سے آپ کو کال ہے, تو آپ ڈپارٹمنٹ پوچھ لیں, بھائی کون سا ڈپارٹمنٹ, آپ اس ڈپارٹمنٹ کا نمبر آپ گوگل کر لیں, آپ کو مل جائے گا, آپ ان کو فون کر کے پوچھ لیں, یا آپ وہاں پر چلے جائیں. مطلب اپنا جو شک ہے وہ دور کرنے کے لیے آپ چلے جائیں. ویسے یہ ہوتا 100% اسکیم ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کے دل میں ہوتا نہیں, یار کیا پتا ہوئی تو بھئی جا کر کے وہاں چیک کر لیں. خدا کے لیے فون پر اپنی ڈیٹیلز مت دیں, ورنہ گھر پہنچنے سے پہلے نا آپ کا جو بیلنس ہے وہ گھر پہنچ جائے گا. تو
जनाब अपना पिन कोड, अपना पासकोड, पासवर्ड, जो भी आप पिन नंबर, जो भी उसको नाम देते हो उसको संभाल के रखिए उसको, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर और ईमेल्स वगैरह पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखिए ज़रूर, इवन व्हाट्सएप में भी, और उसके अलावा किसी और को बिल्कुल भी ना दें। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रस्टेड और सिक्योर वेबसाइट से ही ऑनलाइन शॉपिंग करें, वरना बहुत सारी जो फेक वेबसाइट्स होती हैं वो आपके तमाम जो डिटेल्स हैं उनको कॉपी कर लेती हैं और फिर उसका आपको नुकसान होता है। अब मैं बहुत अहम बात बताने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि आप कॉपी और पेन ले करके इसको लिख लें, और अगर कॉपी पेन नहीं है, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप वॉइस नोट पे लगा दें, मोबाइल को रिकॉर्डिंग कर लें। मेरी ये बात, इतनी सी बात जो मैं अब कहने लगा हूं, इसको आप वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर लें क्योंकि ये बहुत काम आएगी आपको। ठीक है जी। अगर कोई आपको ऐसा मैसेज आता है कि आपके एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है जी, कोई भी आपको ऐसा मैसेज आता है कि आपका ईमेल, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, अब आप फलां नंबर पर राब्ता करें, तो जाहिर है झूठ है, ये कोई भी नहीं ब्लॉक करता। वजारत दाखिला को क्या पड़ी है कि वो आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक करेगी? वो तो अगर उनको जरूरत होगी तो भैया हमें खुद ही, वो मतलब ये है कि हमें ही ले जाएंगे, तो हमारा कार्ड क्या, अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो तो कानून किसी को माफ नहीं करता, ठीक है ना, तो कार्ड से क्या लेना देना। अब उसकी इत्तला आपको देनी है, तो इत्तला देने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, एक तो यह कि मित्रास 2, आप सबके पास स्मार्टफोन है तो मित्रास 2 तो जरूर होना चाहिए आपके मोबाइल में। मित्रास 2 में जाइए आप, साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उसमें जाइए, वहां पर आप रिपोर्ट कर दीजिए, बट सीधी सी बात। दूसरा ये कि आपके पास 9 नंबर है और ये है 66815757 66815757, इसको आप कॉल कर दीजिए, बता दीजिए, 24/7 है। उसके अलावा आप लैंडलाइन कॉल भी कर सकते हैं, 234-7444 234-7444। उसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए 4 दफ़ा आपको सी लिखना है, ABC जो होता है, ये सी आपको 4 दफ़ा लिखना है, cc@moi.gov.ca। तो ये 4 मुख्तलिफ तरीक़े हैं, और 5वां ये है कि आप खुद पहुंच जाएं इदारे में और खुद पहुंच करके आप वहां पर उसकी इत्तला दे दें। तो ये तमाम रास्ते मौजूद हैं आपके पास कि आप इसके जराइम की इत्तला दे सकते हैं और अपने आप को, अपने दोस्तों को, सबको महफूज रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अहम बातें हैं। आपने सुना होगा कि आपके जानने वालों में से बहुत सारे लोग लॉटरी निकल आई, गाड़ी निकल आई, इनाम निकल आया और गलती से पैसे आ गए, वापस करने हैं, और आपका गिफ्ट निकल आया, आपका वाउचर निकल आया, इस टाइप के तमाम या तो कॉल्स आएंगी, या तो SMS आएंगे, या व्हाट्सएप पे आएगा, ईमेल पे आएगा, कहीं से भी आएगा। तो ये सारे के सारे फेक हैं, सारे के सारे स्कैम हैं, इनसे बच के रहिए, अपनी डिटेल्स किसी को मत दें। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको खुशी इतनी हो गई कि ओ मेरा इनाम निकल आया, तो जहां का इनाम कहा जा रहा है भाई, वहां आप चले जाएं, वहां से जाके पूछ लें, ठीक है। और अगर आपको ये कहा गया है कि इनाम के अलावा, मतलब ये कि आपकी ये चीज़ ब्लॉक कर दी गई, ये डिटेल्स हमें चाहिए, आपके फर्दर आपका जो आपने आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको प्रोसेस करने के लिए किसी भी इदारे की जानिब से, तो आप फ़ोन बंद करें और उस इदारे में, उस डिपार्टमेंट में वहाँ पर आप पहुँच जाएं और उनसे जा करके वहाँ पे बात करें, या उनका जो नंबर आपके पास होगा उस पर आप खुद कॉल करके आप देखें, ताकि किसी भी परेशानी से आप भी महफूज रहें और आपके जो चाहने वाले हैं उनको भी ये बताइए ताकि वो भी महफूज रहें। तो ये तमाम बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। साइबर क्राइम जो लोग अंजाम देते हैं, जो लोग ऑनलाइन, ये जो फ्रॉडस्टर हैं, ये नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। आपको बस ये बेसिक मंत्रा याद रखना है कि फ़ोन पर या ऑनलाइन किसी भी मीडियम के ज़रिए से कोई भी गवर्नमेंट का इदारा या कोई भी बैंक आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स कभी नहीं मांगेगा। बस ये बात आप याद रखें। अपना पासवर्ड, अपना पासकोड, अपना पिन नंबर किसी और को मत दें और उसको स्ट्रांग रखें ताकि आप कोई आसानी से उसको तोड़ ना सके, और साथ ही साथ जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको भी आप ऑन रखें। इसी के साथ पुलिस और आवाम के आज के हल्के से उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा की तरह मेरा वो पैगाम आपके लिए कि कानून की इज्जत कीजिए, कानून आपकी इज्जत करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।